हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने जो बौद्धकालीन प्रमुख गणराज्य थे उनके विषय में पढ़ लिया है। आज हम मगध के विषय में पढ़ेंगे, उसका इतिहास जानेंगे, वहाँ उसका उदय कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ, तथा वही क्यों उसका मतलब मगध का ही विस्तार क्यों हुआ। मतलब उस टाइम तो और भी बहुत सारे गणराज्य थे, मेन 16 गणराज्य थे, जिनमें मगध को ही सबसे ज़्यादा सफलता क्यों मिली, इसके कारणों के विषय में भी आज बात करेंगे। और यहाँ पे किन प्रमुख राजवंशों का प्रारंभिक मगध में शासन रहा, उनकी भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं मगध का उदय, विस्तार तथा उसके क्या कारण रहे। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद का विकास हो रहा था और इसकी ओर सबसे पहला कदम मगध ने बढ़ा है। आर्य लोग भारत में पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर फैले हुए थे। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराणों में मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र माना गया था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिव्रत की स्थापना का श्रेय वसु को ही जाता था। जरासंध के बाद के शासक अयोग्य माने गए हैं। हर्यक वंश सबसे प्रारंभ में आया। हर्यक वंश देख लेते हैं, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा। वृद्धरथ वंश के पश्चात मगध में जो नया राजवंश सत्ता में आया वह हर्यक वंश के नाम से विख्यात हुआ। इसके फेमस शासकों के विषय में पढ़ना रहता है, जो 10 नंबर वाली क्वेश्चन है उसमें आता है। जिसमें बिंबिसार का, अजातशत्रु का और उदयन का हल्का हल्का पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो वो देख लेते हैं। बिंबिसार का सबसे पहले 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इसने बिंबिसार ने शासन किया। बिंबिसार मात्र 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना। वह बहुत महत्वाकांक्षी राजा था। उसने अपनी स्थिति कुछ वैवाहिक संबंधों से सुदृढ़ कर ली थी। कौशल देश की राजकुमारी से विवाह करके न केवल उसे काशी का समृद्ध प्रदेश मिल गया था, वह निडर होकर पूर्व में अपने राज्य का विस्तार कर सकता था, जिससे वह मगध को उत्तर की ओर वज्जीसंघ से बराबर भय रहता था। इसलिए उसने राजकुमारी चेलना से विवाह करके वज्जियों से भी मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। मतलब उसने अपना मैत्री संबंधों के द्वारा और विवाह संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कूटनीतिक शासक था वो। बिंबिसार ने अंगराज ब्रह्मदत्त पर आक्रमण करके उसे मार डाला तथा अंग को मगध के राज्य के अंतर्गत कर लिया। वह बुद्ध का समकालीन था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार की मृत्यु उसके पुत्र अजातशत्रु के हाथों हुई। इस प्रकार उसने शासन प्राप्त किया। इसके बाद इसका पुत्र अजातशत्रु आता है, जिसने अपने पिता की हत्या करके, बिंबिसार की हत्या करके शासन प्राप्त किया था। लेकिन ये हमारा ऐसा, मतलब जैन ग्रंथों में इसका इस चीज़ का उल्लेख नहीं मिलता कि उसने अपने पिता की मृत्यु की थी, पिता की हत्या की थी। मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। इसके राजा चंडप्रद्योत का बिंबिसार से युद्ध भी हुआ, पर अंतिम में इनमें संधि हो गई। अब अजातशत्रु के विषय में पढ़ते हैं, जो जिसने अपने पिता की हत्या करके शासन प्राप्त किया था। इसे पितृहंता भी कहा जाता था, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या द्वारा शासन प्राप्त किया। वह बौद्ध एवं जैन धर्म को मानने वाला था। अजातशत्रु ने आरंभ से ही विस्तार की नीति अपनाई। अजातशत्रु के व्यवहार से क्षुब्ध होकर कौशल नरेश प्रसेनजित ने काशी को मगध से वापस ले लिया। प्रसेनजित युद्ध में पराजित हुआ और अंत में संधि कर लिया। अजातशत्रु को काशी का क्षेत्र मिला। वह साथ में उसने कौशल राजकुमारी वज्रा से विवाह भी कर लिया। अजातशत्रु का वज्र संघ के साथ युद्ध भी हुआ। मगध सम्राट ने अपनी कूटनीतिक मंत्री वत्सकर की सहायता से लिच्छवियों की शक्ति पर विजय प्राप्त की। इसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगति काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये काफ़ी 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी हत्या उदयन ने कर दी, जो इसका पुत्र था। मतलब ये वंश में यही चल रहा था, पापा की, मतलब बेटा पापा की हत्या कर दे रहा था, किसके लिए, सिंहासन के लिए। अब देख लेते हैं उदयन और उदयन अलग अलग शासक हैं। उदयन ये हमारा हर्यक वंश का है, जबकि उदयन वो पुष्य वंश का है। वो मैं करेक्ट करके आपको बता दूंगा। उदयन का देख लेते हैं, 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर किला बनवाया। मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैल गया था। उदयन के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमवार राज किया। नागदशक के बाद शिशुनागों के वंश का
शासन प्रारंभ हुआ, मतलब इसके बाद हर्यक वंश का समाप्त हो गया वंश। अब उसके बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश हमारा माना जाता है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। तो सबसे पहले देख लेते हैं शिशुनाग। शिशुनाग के नाम से ही इस वंश का नाम पड़ा, जो इसका प्रथम शासक था। उसका शासनकाल था 412 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसने सबसे पहले अवंती राज पर सफलता हासिल की। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की। इसी समय तत्स और कौशल पर भी शिशुनाग ने विजय प्राप्त की। इन राज्यों से मगध का बहुत ही विस्तार हो गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक बहुत समय तक नरेश न रह पाया, उसकी हत्या कर दी गई। उसने 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक ही शासन किया। इसी समय वैशाली में द्वितीय बहुत संगति हुई। इस वंश का अंतिम शासक महानंदिन था। अब हमारा नंद वंश आ जाता है इसके बाद। मगध का राज्य अब नंद वंश के हाथ में चला आया। इस वंश का संस्थापक महानंदिन था, परंतु महापद्मनंद ने शीघ्र ही उसका वध कर दिया। वह शूद्रदासी पुत्र था। वह एक शक्तिशाली और समृद्ध शासक था। पुराणों में सर्वछत्रांक की उपाधि उसे दी गई है। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की तथा वहां एक नहर भारतवर्ष का निर्माण करवाया। इसके मित्र पाणिनि थे। यह मगध साम्राज्य का निसंदेह शक्तिशाली शासक था। इसने एक राट की भी उपाधि ग्रहण की। ये उपाधियां 2 नंबर में इंपॉर्टेंट रहती हैं, ये पूछ ली जाती हैं, तो इनको आप नोटिस करिएगा। और उसके बाद अगला शासक था घनानंद। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में घनानंद का वर्णन मिलता है। वह सिकंदर का समकालीन था। यह नंदवंश का अंतिम शासक था। इसने जनता पर अत्यधिक कर लगाए थे। जनता इससे परेशान थी और इसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाकर चाणक्य की मदद से इसकी हत्या कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। नंदवंश जैन मत के समर्थक थे। नंद शासकों के पास सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से अधिक हाथी थे। नंदवंश ऐसा पहला राजवंश था जिसने बिंबिसार व अजातशत्रु के द्वारा डाली गई नींव पर प्रथम विस्तृत साम्राज्य का गठन किया था। देश के लिए व्यवस्थित सेना तथा शासन प्रणाली लागू की थी। उन्होंने पाटलिपुत्र को केंद्र बनाया। यहाँ पर शिक्षा एवं राजनीति का बहुत विस्तार किया। आगे चलकर यहाँ मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। अब मगध ही क्यों सफल हो रहा था, इसके पीछे के कारण देख लेते हैं। इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे कई साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयासों से हुई थी। इसके उत्कर्ष के प्रमुख कारण निम्न थे। पहला है इसकी भौगोलिक स्थिति। इसकी मगध की राजधानी रायगढ़ 5 पहाड़ियों से छिपी थी, जिसमें लोहे की बहुलता पाई जाती थी तथा जंगल होते थे बहुत ज़्यादा। उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी। वहाँ से जैसे हाथी मिल जाते थे इन लोगों को, और लकड़ी वकड़ी आराम से प्रचुर मात्रा में थी, जो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद देख लेते हैं, वहाँ प्राकृतिक संसाधन की बहुलता थी। उपजाऊ क्षेत्र था, खेती भी अच्छी होती थी। गंगा का वो मैदानी बिहार साइड का इलाका था। गंगा का मैदानी जो क्षेत्र है, नदियों की बहुत ज़्यादा बहुलता थी वहाँ पे, इसलिए वो प्राकृतिक संसाधनों में बहुत ज़्यादा रिच था। तीसरा है आर्थिक कारण। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पर कर भी बहुत ज़्यादा लगता था, जिससे स्थायी सेना बना पाए जो यहाँ के शासक होते थे। व्यापार भी ज़्यादा होता था, टैक्स मिलता था, तो स्थायी सेना रखते थे, जिससे देश का विकास होता था। देश पे आक्रमण होता था तो स्थायी सेना होती थी, रक्षा कर लेते थे ये अपनी। मुद्रा का भी यहाँ प्रचलन था। चौथा है हमारा कारण शक्तिशाली राजवंश। एक के बाद एक शक्तिशाली राजवंश आए, जिन्होंने इसका लगातार विस्तार किया। प्रारंभ में हर्यक वंश, उसके बाद नागवंश, इसी प्रकार नंदवंश उसके बाद आया। इस प्रकार इस पे अच्छे राजवंशों ने शासन किया। तो मतलब सभी अच्छे राजा होते थे, तो लगातार इसका विस्तार ही होता चला गया। कोई मतलब खराब राजा नहीं था जिसके द्वारा ये पतन पे गया हो। इसके बाद हमारा है मगध की राष्ट्रीय शासन व्यवस्था। यहाँ पर शासन व्यवस्था पैतृक थी, राजतंत्र था। आपने देखा जैसे हर्यवंश में राजतंत्र की व्यवस्था थी, तो पिता की हत्या कर दे रहे थे पुत्र, ये चीज़ है। तो ये राष्ट्रीय व्यवस्था जो थी, राष्ट्रीय शासन व्यवस्था, इससे शासन में बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा था। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक पूरा होता है, मगध का उदय, विस्तार तथा उसके क्या कारण रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।